कहानी का नाम नकाब। महुआदी ने लव मैरिज की थी और वह उनके पति के साथ पिछले 10 साल से जर्मनी में रहती हैं। महुआदी मेरी मौसी और मौसाजी की इकलौती बेटी हैं। पिछले 10 वर्षों में मौसी और मौसाजी 5 बार उनसे मिलने के लिए जर्मनी का दौरा कर चुके हैं। मौसाजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। चूँकि महुआदी प्रति माह 50,000 रुपये भेजती हैं और उस पर मौसाजी की पेंशन, कुल मिलाकर रुपए पैसे की उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। महुआदी जर्मनी की एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और अमर जीजाजी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर। अमर जीजाजी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और 5 साल पहले अपने पिता को भी खो चुके थे। अब उनके पास अपना कहने को सिर्फ महुआदी, मौसी और मौसाजी ही हैं। इसलिए वे दोनों ही नियमित रूप से जर्मनी से फ़ोन पर मौसी और मौसाजी की खबर लेते रहते हैं। महुआदी और अमर जीजाजी पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 बार ही एक साथ कोलकाता आ सके थे, क्योंकि उनके लिए एक साथ छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल था। मैं समय समय पर अपनी मौसी और मौसाजी से मिलने उनके घर जाती हूँ। पिछली बार जब मैं मौसी के घर गई थी तभी मेरे सामने ही महुआ दीदी का फ़ोन आया था। मौसी फ़ोन पर स्पीकर ऑन करके बात करती हैं, क्योंकि कान में मोबाइल लगाकर बात करने से उनके सर में दर्द होता है। इसलिए मैंने मौसी और महुआ दी की बातों को सुना। मौसी ने कहा, अरे भाई, तेरा और अमर का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अमर फ़ोन ही नहीं करता आजकल। महुआ दी ने कहा, माँ, उनके पास मुझे ही फ़ोन करने की फुर्सत नहीं है, आपको क्या फ़ोन करेंगे? आपके जवाई राजा जो है ना, वो दुनिया के सबसे व्यस्त आदमी हैं। उनकी बात छोड़ो, मैं फ़ोन करती हूँ ना, क्या ये काफ़ी नहीं है आपके लिए? अब बताओ, अच्छा पापा कैसे हैं? मौसी ने कहा, डॉक्टर बाबू ने कहा था कि शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना तबीयत के सुधरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन तेरे पापा सुनते कहाँ हैं? मेरा कुछ कहते ही जवाब में कहने लगते हैं, भाग्यवान, एक ना एक दिन मौत तो आनी ही है, पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूं। लेकिन अगर ये उबला और बिना नमक चीनी का खाना खाकर मरा तो मर के भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसी बात बोल देते हैं। अब बता, कैसे रोकूं उनको? महुआदी ने कहा, सच ही तो कहते हैं पापा, कौन जानता है कि वे कितने समय तक जीवित रहेगा। मौसी बोली, हे भगवान, सुबह सुबह क्यों ऐसी बातें कर रही है? शुभ शुभ बोल, बिल्कुल अपने बाप पर गई है, जो मुंह में आता है वही कह देती है। कुछ दिन पहले सुना कि महुआ दीदी को उनके स्कूल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए वे अगले बुधवार को जर्मनी से कोलकाता आ रही हैं। लेकिन इस बार अमर जीजाजी को छुट्टी नहीं मिली, सो वे अकेले ही आ रही हैं। मौसी ने मुझे और मेरी ममेरी बहन सपना दी को भी घर आने का निमंत्रण दे दिया। उनके घर जाने से पहले मैंने और सपना दी ने एक हांडी मिष्टी दही खरीदा। मुझे मौसाजी की डायबिटीज़ के बारे में पता तो है, लेकिन अगर मैं उनके लिए मिष्टी दही नहीं ले जाती तो वे बुरा मान जाते। उसके बाद हम दोनों बहनें सीधे अपनी मौसी के घर पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजाते ही खुद महुआ दीदी ने दरवाजा खोला। हम तीनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया, मानो हमारा बचपन ही लौट आया हो। जैसे ही हम अंदर घुसे, मौसाजी के रूम से आवाज आई, कहाँ है मेरा मिष्टी दही? हम दही की हांडी को लेकर मौसाजी के कमरे में पहुंचे। तभी महुआ दी के फोन की घंटी बज उठी और वह फोन को अटेंड करने हॉल में चली गई। हमने देखा मौसी रसोई से एक चम्मच लेकर उसी कमरे में चली आई। उन्हें देखते ही हम दोनों बहनों ने झट से उनको प्रणाम किया। मौसी ने हमें गले लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। खुश रहो मेरी बच्चियों, और ये चम्मच तुम्हारे मौसाजी को दे दो, आज पूरा दही इन्हीं को खाने देना। इसी बीच मैंने कमरे के बाहर देखा, महुआ दी किसी से बात कर रही हैं और फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने महुआ दी से कहा, क्यों दीदी, जीजाजी है ना? महुआ दी ने हॉल से ही कहा, तेरे जीजाजी दुनिया के सबसे व्यस्त आदमी हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत है मुझसे बात करने की।
चलो आओ, यहीं आ जाओ, हॉल में बैठकर बातें करते हैं। मौसा जी को मिष्टी दही के साथ अकेला छोड़कर हम दोनों फौरन हॉल में चले गए। वहां सोफे पर बैठते ही मैंने पूछा, महुआ दी, इस बार आप कितने दिन की छुट्टियों पर आई हैं? महुआ दी ने कहा, कम से कम 6 महीने तो मैं यहीं पर हूँ। मैंने कहा, व्हाट? वाओ, ये तो बड़ा कमाल हो गया। इस बार हम सबको बार बार मिलने का मौका मिलेगा। बचपन की सारी यादें फिर ताजा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगर अमर जीजा जी भी आपके साथ होते तो कितना मजा आता, हम सब मिलकर खूब धमाल करते। तभी महुआ दी का फोन फिर बजा। मौसा जी ने अंदर कमरे से ही बैठे बैठे कहा, बड़ी लंबी उम्र है अमर की। मैं बस उसी का इंतजार कर रहा था। रोज इसी वक्त उसका फोन आता है, वो मेरी खबर लेता है और फिर फोन रख देता है। तेरी मौसी की खबर बिल्कुल भी नहीं लेता। महुआ दी जर्मन भाषा में बात कर रही थी। अचानक सपना दी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा तो पाया उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अपना मुंह बंद कर रखा था। फिर उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। महुआ दीदी ने फोन रख दिया और बोली, अमर का फोन था। उसने सबके बारे में पूछा, खासकर माँ के बारे में। वो जानना चाह रहा था कि आज घर में क्या बन रहा है। पापा के बारे में भी पूछा और जब मैंने बताया कि वे मिष्टी दही खा रहे हैं तो उसने कहा कि फिर अब मैं 1 हफ्ते के बाद फोन करूंगा, ये उनको मीठा खाने की सजा है। फिर महुआ दी ने हमारी ओर देखा और पूछा, अच्छा अब तुम लोग तो बताओ जरा, क्या हाल है तुम दोनों का? क्या कर रही हो आजकल? भविष्य की तुम लोगों की क्या योजनाएं हैं? अचानक सपना दी जर्मन भाषा में कुछ कहते हुए जोर से रो पड़ी। महुआ दी ने सपना दी से जर्मन भाषा में कुछ कहा और फिर दोनों में कुछ सीरियस सी बात होने लगी। मैं आश्चर्य से उन्हें देखे जा रही थी क्योंकि मुझे जर्मन भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इधर मुझे मौसी की आवाज सुनाई दी, सिर्फ 10 मिनट और फिर खाना रेडी, तुम सब लोग खाने की मेज पर आ जाना। महुआ दी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुझे शायद जर्मन भाषा नहीं समझ आती ना? मैंने कहा, नहीं दी। लेकिन सपना दी रोई क्यों? उसी समय मेरी मौसी वहां चली आई और बोली, तुम लोगों के पास बातें करने को ढेर सा समय है, लेकिन खाना ठंडा हो रहा है, चलो चलकर खाना खाते हैं। खाने की टेबल पर पहुंचकर इतने व्यंजनों को देखकर मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। वहां तो पूरा भोज सजा हुआ था। मौसी ने कहा, अरे आज संधारा है ना, अब अमर और उसके परिवार वाले तो आ नहीं सकते, इसलिए मैंने कल ही अमर को फोन कर कर पूछ लिया था कि उसके नाम पर क्या बनाऊं। मेरी इस बात को पूछते ही जमाई राजा ने एक सांस में अपनी सारी खाने की फरमाइशें सामने रख दी। मैंने भी वो सब कुछ बना दिया जो कुछ उसने मुझे बनाने को कहा था। अब तुम लोग खाना शुरू करो, बहुत बढ़िया खाना बना है। हमने खूब डटकर खाया और मौसी फिर थाली में स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी ले आईं। मैंने तो उन्हें भी खूब दबाकर खाया। उसके बाद काफी वक्त तक बैठकर ढेर सारी हंसी मजाक की बातें हुई। हमने उस दिन ढेर बातें की। फिर हम दोनों सबको टाटा कहते हुए घर लौटने लगे। रास्ते में मैंने सपना दी से पूछा, अच्छा सपना दी, एक बात तो बताओ, तुम वहां पर रो क्यों रही थी? फिर मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए कहा, और ये देखो, तुमने कितना जोर से मेरा हाथ भींच दिया था, निशान पड़ गए हैं। तुमने मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा? सपना दी ने संजीदा सुर में कहा, सॉरी रे, मैं शायद अपना आपा नहीं खोना चाह रही थी, इसीलिए। तुझे एक बात बतानी है। पिछले साल एक बड़े हादसे में अमर जीजाजी की मौत हो गई थी। मैं अवाक थी। मैंने कहा, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो सपना दी? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने अमर जीजाजी का फोन आया था और महुआ दीदी ने उनसे कितनी देर तक बात भी की और उन बातों के बारे में हमें कितना कुछ बताया भी था। यहाँ तक कि मौसी ने भी कहा था कि कल ही उनकी अमर जीजाजी से बात हुई थी।
सपना दी ने कहा, उस घर में हर कोई इस बात को मौसा जी से छुपाने के लिए एक नकाब लिए घूम रहा है, क्योंकि शायद वे यह दुख बर्दाश्त ही ना कर पाए। मैं भारी मन से घर लौटी, एक अजीब सा बुरा एहसास लेकर। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर मौसा जी का नाम था। थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर मौसी ही फोन करती हैं। खैर, मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और कहा, हाँ मौसा जी, कहिए, कैसे फोन किया? कुछ कहना भूल गए थे क्या? मौसा जी ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुझे देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि घर के मौजूद सभी लोगों में सिर्फ तुम ही हो जिसे यह नहीं पता कि अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुन बेटा, अमर की दुर्घटना और मृत्यु के दिन ही जर्मन दूतावास से मेरे पास पहली कॉल आई थी, क्योंकि मैं उन दोनों का गार्डियन हूँ। तुम्हारी मासी को इस दुख से बचाने के लिए मैंने यह बात उनसे गुप्त रखी और एक इग्नोरेंस का नकाब पहन लिया था। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बहन और मौसी मुझे दुख ना पहुँचे, इसलिए अपने अपने चेहरों पर एक नकाब लिए घूमती हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है बेटा कि मेरे पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। बस एक दरख्वास्त करने के लिए तुझे फोन किया है कि मेरे जाने के बाद भी अपनी दीदी और मासी के पास हमेशा आती रहना। एक और दरख्वास्त है कि जो कुछ भी मैंने तुझे अभी बताया है उसे गुप्त ही रखना। अपनी महुआ दीदी और मौसी को कभी मत बताना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी इस अज्ञानता के नकाब को किसी के सामने उतारा है बेटा। अब फोन रखता हूँ और इस नकाब को फिर से ओढ़ लेता हूँ, कहीं वे लोग मुझे इस नकाब के बगैर ना देख लें। भर्राई हुई आवाज में इतना कहकर मौसा जी ने फोन रख दिया। मौसा जी की बात सुनकर मैं स्तब्ध हो गई थी। मौसा जी जानते हैं कि अमर जीजाजी नहीं रहे। यहां तक कि डॉक्टर ने भी मौसा जी को बता दिया है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब है कि अब अगली बार जब मैं उनके घर जाऊंगी तो मुझे भी पहनना होगा एक सुंदर सा नकाब।